विस्तारकों की बड़ी बैठक है। आपको बता दें, पीएम मोदी की भोपाल बैठक में शामिल होने वाले विस्तारकों की बैठक आज पार्टी कार्यालय पर अहम बैठक होगी। बैठक में अवध क्षेत्र के विस्तारक शामिल होंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह विस्तारकों की बैठक लेंगे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में विस्तारकों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होगी। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 है और इसको लेकर तैयारियां यहां पर की जा रही है। खास वजह है कि यहां पर अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अवध क्षेत्र के विस्तारक इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह विस्तारकों की ये बैठक लेंगे। तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। 2024 को लेकर यहां पर चर्चा की जानी है, किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। मनीष, इस बैठक में कौन कौन से विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है? देखिए, सपना आपको बता दूं कि ये वो विस्तारक हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भोपाल गए थे। करीब 600 विस्तारक थे जो उत्तर प्रदेश से गए थे। उसमें से आज अवध क्षेत्र की बैठक होने जा रही है। अवध क्षेत्र की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आगामी 14 तारीख को श्रावस्ती में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक रैली प्रस्तावित है। उसमें माना जा रहा है कि श्रावस्ती से जब वो संबोधित करेंगे तो पूरा अवध क्षेत्र को कहीं ना कहीं संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो अमर क्षेत्र की जितनी भी लोकसभा सीटें, 16 लोकसभा सीटें हैं, उनको कहीं ना कहीं एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है। और ये वही विस्तारक है जिनको कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस के रूप में भारतीय जनता पार्टी यूज कर रही है अपने कैंडिडेट्स के लिए, अपने कैंडिडेट चयन के लिए। वहां पे संसदीय के क्षेत्र में हो रहे जो जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा गया है, वो कितना इम्प्लीमेंट किया गया है। और सबसे अहम बात है कि हर जो विस्तारक है इनकी समय समय पे हर महीने एक बार ब्रीफिंग होती है। पहले 15 दिन तो होनी थी, पर इसको अब 1 महीने की करी गई है, जो कि धर्मपाल सिंह जो कि संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के, वो लेते हैं। आज उसी कड़ी में बैठक होने जा रही है। ये अवध क्षेत्र के जो विस्तारक हैं उनकी बैठक है। माना जा रहा है कि 11 बजे से बैठक मुख्यालय पे शुरू होगी और ये गोपनीय बैठक की तरह पे ली जा रही है। इसमें कोई भी बड़ा पदाधिकारी, कोई बड़ा नेता इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। सिर्फ धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री वो रहेंगे और वो विस्तारक हैं जो अवध क्षेत्र से आते हैं। माना जा रहा है कि आगे की रणनीति, जिस तरीके से मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु मंत्र दिए थे या कहीं मूल मंत्र दिए थे 2024 में विजय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसको लेकर जो रणनीति बनाई गई थी उस पर कैसे आगे काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो संसदीय क्षेत्र हैं, जो लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां पे किस तरीके से काम हो रहा है, वहां की जो रिपोर्ट है, जो मंत्री रिपोर्ट है, वो इन विस्तारकों से ली जाएगी। और आगामी जो 2024 के पहले जो बड़े शीर्ष नेता हैं उनको माना जाएगा उत्तर प्रदेश का दौरा निर्धारित है, प्रस्तावित है, उसको लेके भी इसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बहरहाल जो आज की बैठक है वो अवध क्षेत्र की बैठक है। इसमें तमाम विस्तारक आएंगे जो अवध क्षेत्र से आते हैं और इसमें 2024 का रोड मैप, साथ ही साथ अभी की जो कार्यक्रम हुए हैं, जो पिछले 1 महीने में हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यक्रम होते हैं, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया गया है इन 16 लोकसभा सीटों पे। साथ ही साथ आपके जो श्रावस्ती में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो रैली है, जनसभा है, उसका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम तरीके की ऐसी चर्चाएं हैं जो इस बैठक के दौरान होनी है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मनीष 2024 में बेहद नजदीक है और इसको लेकर बीजेपी अभी से ही जुट गई है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विस्तारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि उनका ये काम होता है कि वो जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचाए। तो इस बैठक में क्या इनकी जिम्मेदारी भी तय हो सकती है? देखिए, इनकी जिम्मेदारी पहली तय कर दी गई थी। ये वो विस्तारक है जिनको चुना गया है संसदीय क्षेत्र में अपने सांसद के द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट कार्ड पेश करना। इन विस्तारकों को माना जा रहा है कि बीजेपी अपने जो धरातल पे जो होते हैं वो अपना आंख नाक कान ये कह के इंटेलिजेंस के रूप में इनको काम कर रही है। विस्तारकों की डायरेक्ट रिपोर्ट किसी जिला अध्यक्ष को के लिए, क्षेत्रीय अध्यक्ष को नहीं है, डायरेक्ट संगठन महामंत्री को होगी। हमने देखा था कि जो विस्तारक थे, देश भर के जो विस्तारक थे, उनको खुद संबोधित किया था प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली माध्यम से भोपाल में। तो कहीं ना कहीं ये विस्तारक ही हैं जो आगे चल के जो सांसद हैं या कहा जाए कि संसदीय क्षेत्र के जो उम्मीदवार होंगे जो भारतीय जनता पार्टी पे, जिन पे भारतीय जनता पार्टी दाव लगाएगी 2024 के लिए, उनको उनकी पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट देना है। उनके संसदीय क्षेत्र में जितना काम हुआ है, जो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यक्रम थे, उनको कितना धरातल पर उतारा गया है। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार के थे, जो जन जन तक पहुंचाना था, उनको पहुंचाने में क्या वहाँ की सांसदीय और जो वहाँ के विधायक हैं, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, वो वहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, या कहें कि वास्तविक जो रियलिटी है
उससे रूबरू कराएंगे। ये विस्तारक तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विस्तारक, और इसी को लेके हर महीने एक संगठन की मंत्री द्वारा इनकी बैठक की जाएगी। हमने देखा था 27 जून को, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की थी, और उत्तर प्रदेश से करीब 600 से अधिक विस्तारक गए थे। उनमें से आज अवध क्षेत्र के जो विस्तारक है उनकी बैठक होने जा रही है, और माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मीटिंग मानी जाती है, क्योंकि जो मंथली रिपोर्ट कार्ड होता है अपने संसदीय लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में, उनकी पूरी रिपोर्ट कार्ड ये विस्तारक सीधे संगठन महामंत्री देते हैं, जो कि शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचा जाएगा। और आगे आगामी लोकसभा 2024 में ये रिपोर्ट कार्ड बहुत अहम रहेगा कि आने वाले संसदीय चुनाव में आपका मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम करने के योग्य है कि नहीं है, क्या उसका टिकट रखा जाए या उसका टिकट बदला जाए। जी बिल्कुल, देखना होगा कि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। 80 में से 80 सीटें यहाँ पर लोकसभा की जीतनी है। अब देखना होगा कि कितना कामयाब यहाँ पर बीजेपी होती है। हालांकि तैयारियां जरूर बीजेपी के द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर है, जहां नए सिरे से चुनावी बिसात बिछाने में बीएसपी जुट गई है। यहां मायावती के द्वारा तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। बीएसपी को बैठकों में नहीं मिल रहा है अच्छा फीडबैक। मायावती के बाहर नहीं निकलने से पार्टी की जो स्थिति है वो खराब है। राज्यों में पार्टी को मजबूत करने में अब बीएसपी जुट गई है। अलग अलग राज्यों में पार्टियों से गठबंधन के यहाँ पर संकेत भी कहीं ना कहीं मिलते नजर आ रहे हैं। हालांकि एकला चलो नीति पर जरूर बीएसपी है, लेकिन क्या एकला चलो नीति को कामयाबी के साथ आगे की तरफ बढ़ाती नजर आएगी बीएसपी, या फिर गठबंधन बीएसपी के द्वारा किसी पार्टी से कर लिया जाएगा, ये भी देखना होगा। लेकिन अब एक्टिव मोड पर यहां पर बीएसपी और मायावती नजर आ रही है। हालांकि पिछले कुछ समय से बीएसपी का जो प्रदर्शन है वो राज्य में अच्छा नहीं रहा। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। संदीप, यहाँ पर अब बीएसपी फुल एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। मायावती की तरफ से भी तमाम बैठकें यहाँ पर चल रही हैं। अब क्योंकि मायावती बाहर नहीं निकली थी, जिसके चलते पार्टी की खराब स्थिति थी, यही वजह है कि अब नए सिरे से नई रणनीति को लेकर यहाँ बीएसपी आगे चल रही है। अभी फिलहाल क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये भी है कि गठबंधन यहाँ पर किया जा सकता है। संदीप, चलिए लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि मिशन 2024 को लेकर अब मायावती एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में पार्टियों से गठबंधन के यहाँ कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं। हालांकि एकला चलो नीति पर फिलहाल बीएसपी है, और मायावती की तरफ से कहा गया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या रणनीति में बदलाव होता है, क्या इस नीति में बदलाव होता है, ये देखना होगा। लेकिन नए सिरे से चुनावी बिसात बिछाने में यहां पर मायावती जुट गई है। बीएसपी को बैठकों में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा है। मायावती के बाहर नहीं निकलने से पार्टी की जो स्थिति है वो खराब हो गई है। हालांकि यही वजह है कि अब मायावती खुद बाहर निकलती नजर आ रही है, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती नजर आ रही हैं। रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। राज्यों में पार्टी को मजबूत करने में अब बीएसपी जुटी हुई है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संदीप, बीएसपी अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। मायावती की तरफ से तमाम तरीके की रणनीति जो है वो भी बनाई जा रही है। अब ऐसे में जानकारी ये मिल रही है, संकेत ये मिल रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में पार्टियों से गठबंधन भी बीएसपी कर सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो बीएसपी का ने सर्वे कराया है, उस सर्वे के आधार की अगर बात करते हैं तो उनको जो फीडबैक मिला है वो काफी अच्छा नहीं मिला है। यानी साफ है, जब से बसपा सुप्रीमो मायावती मैदान पे नहीं उतर रही है, जमीन पे नहीं आ रही, तो निश्चित तौर पे उसका फीडबैक गलत जा रहा है। यानी साफ था कि जिस तरीके से सारी अड़चने को भुला करके 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया था, उस समय अगर उन्होंने जब चुनाव लड़ा था 10 सीटें सामने निकल के आई थी। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो सेल्फ चुनाव लड़ा था 2022 में, तो वहां पर उनको मात्र 2 सीटें मिली थी। ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ में जो फीडबैक लगातार मिल रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीएसपी जो है आने वाले समय में नई रणनीतियां बिछाएंगी और नई रणनीतियों के साथ में मैदान में उतरने का प्रयास करेंगी। क्योंकि जिस तरीके से बसपा ने लगातार चुनावी मैदान में अपने हाथ आजमाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें नाकामी हाथ लगी है। साफ तौर पर चाहे निकाय चुनाव हो, इससे पहले चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, तो इन सभी चुनावों में उनको कहीं ना कहीं बढ़त हासिल नहीं कर पाई, जो एक रणनीति के तहत बसपा सुप्रीमो लड़ना चाहती थी। इसी कड़ी के लेकर
2024 की अगर हम बात करते हैं, 2024 में अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं और पत्ते निश्चित तौर पे जब खोलेंगे जब वो मैदान में उतर कर नीचे आएंगे। साफ तौर पे अब उनका जो प्लान होगा वो मैदान में उतरने का होगा। इसके साथ ही साथ में अपने जो यूथ है उसको मजबूत करेंगे। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो बीएसपी उन रणनीतियों के अंतर्गत काम करेगी जो भारतीय जनता पार्टी की अपोजिट रणनीतियां होंगी, उन रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने का प्रयास करेंगी। चलिए, क्या होता है और वक्त आने पर क्या एकला चलो की नीति में बदलाव किया जाता है बीएसपी की तरफ से, ये भी संदीप देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं लखनऊ से खबर है जहां पीएम आवास योजना का आंकड़ा अब सामने आया है। देश में पीएम आवास निर्माण में यूपी पहले स्थान पर है। यूपी में अब तक 34.72 लाख पीएम आवास आवंटित किए जा चुके हैं। 29.68 लाख गरीबों ने अपना पक्का आशियाना भी बनाया है। यूपी में 29,000 राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण भी मिल रहा है। वहीं 91% आवासों का निर्माण 10 महीने में ही पूरा हो गया है। तो यहां पर पीएम आवास योजना का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है। यूपी नंबर 1 बन चुका है। बताया जा रहा है कि यूपी पहले स्थान पर है क्योंकि यूपी में अब तक 34.72 लाख पीएम आवास आवंटित किए जा चुके हैं। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये आंकड़ा सामने आया है और यूपी पहले स्थान पर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली थी तो उसके बाद से पीएम आवास यानी कि गरीबों को आवास देने की योजना थी, उसको तेजी लाई थी। इसमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ने अच्छा काम किया है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब तक की अगर बात करते हैं तो लगभग 34.72 लाख पीएम आवास का आवंटन मिल चुका है। यानी उन लोगों को आवास मिल चुका है जो लोग बेरोजगार हुआ करते, जिनके पास कोई न कोई आवास नहीं था, यानी कि वो अपनी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनको पीएम आवास की योजना का लाभ अब तक मिल चुका है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो 29.68 लाख गरीब परिवारों को अपना पक्का मकान आशियाना जो है वो मिला है। इसके साथ ही साथ यूपी में 29,000 राजमिस्त्री जो काम प्रशिक्षण किया करते थे, उनकी अगर बात करते हैं तो उन्हें भी जो है इसका लाभ मिल चुका है। यानी साफ है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पीएम आवास योजना पे गहरी चिंतन किया गया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है कड़ी मेहनत के साथ में इन आवासों को बनवाने के लिए कई बड़ी बड़ी कंपनियों को काम भी दिया था, जिससे कि जल्दी काम हो और इन गरीब लोगों को आवास अपना मिल सके, यानी कि पक्का मकान मिल सके। उस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने एक बेहतर तरीके से काम किया है और आज के समय की अगर बात करते हैं तो आज पहले स्थान पे काबिज भी हुआ है। जी बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि संदीप ये हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं लखनऊ से खबर है जहां यूपी में आईएएस अफसरों का तबादला। आईएएस अनिल ढींगरा गोरखपुर के मंडलायुक्त बने हैं। जल निगम के एमडी से मंडलायुक्त की जिम्मेदारी यहां पर उनको दी गई है। रविंद्र कुमार को एमडी जल निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं उदयभान त्रिपाठी को विशेष सचिव आबकारी का जिम्मा सौंपा गया है। सत्य प्रकाश पटेल विशेष सचिव नगर विकास बने हैं। तो यहाँ आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। किसके कहां तबादले हुए हैं इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। नई नई जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी गई हैं। वहीं एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, किस आधार पर ये तबादले हुए हैं और किसका नाम सबसे ऊपर और अहम माना जाए? बिल्कुल, अगर हम देखें तो गोरखपुर के कमिश्नर को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का चार्ज दिया गया था और चूंकि ये पद खाली चल रहा था, हालांकि तत्कालीन समय में जो वहां के जिलाधिकारी थे उनको कमिश्नर का चार्ज सौंप दिया गया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें अनिल ढींगरा जो कि एमडी जल निगम हुआ करते थे, उनको कमिश्नर का चार्ज फिलहाल दे दिया गया है। वहीं जो सचिव नगर विकास थे उनको जल निगम एमडी का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। अगर हम देखें तो करीब आधा दर्जन के करीब में ये तबादले हुए हैं, जिसमें जो सत्य प्रकाश पटेल हैं उनको सचिव नगर विकास बनाया गया है। वहीं उदयभान त्रिपाठी को विशेष सचिव आबकारी बनाया गया है और उसके अलावा सत्य प्रकाश पटेल को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का जो नगर विकास का सचिव बना दिया गया है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो करीब आधा दर्जन आईएएस अफसरों के तबादले हैं, जिसमें वो पद जो कहीं न कहीं खाली चल रहे थे या अतिरिक्त प्रभार में चल रहे थे, उन पदों पर सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों के तबादले के साथ ही तैनाती दे दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए।
लखनऊ से खबर है, जहां बारिश के बाद होंगे 100 करोड़ के विकास कार्य। महापौर की कमेटी के पास करेगी कामों की सूची। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम शहर में 100 करोड़ के विकास कार्य कराएगा। 15वें वित्त और अब स्थापना निधि से होगा विकास कार्य। प्रमुख रूप से जल निकासी के लिए नाले और खराब सड़कों को सुधारने का यहां पर काम किया जाएगा। नगर निगम ने सभी नगर अभियंताओं से मांगे हैं जरूरी कामों के प्रस्ताव। तो ये बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल बारिश देखी जा रही है। झमाझम बारिश के चलते काम प्रभावित होता है। यही वजह है कि बारिश के बाद, यानी कि मानसून खत्म होने के बाद विकास कार्य यहां पर किए जाएंगे। महापौर की कमेटी पास करेगी कामों की सूची, ये भी जानकारी है। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां 800 स्कूल वाहनों की भारी लापरवाही सामने आई है। स्कूल के वाहनों का फिटनेस और परमिट नहीं। आरटीओ कार्यालय ने हफ्ते भर की मोहलत अब दे दी है। आपको बता दें कि अनफिट 1297 वाहनों को जून में भेजा था नोटिस। आरटीओ ने नए सिरे से तैयार की वाहनों की लिस्ट। आरटीओ ने 800 स्कूली वाहनों को नोटिस भेज दिया है। वाहनों का ना फिटनेस प्रमाण पत्र है और ना परमिट नोटिस। अब इसको देखते हुए यहां पर मोहलत दी गई है। तो स्कूल वाहनों की ये लापरवाही सामने आ रही है और इसको देखते हुए अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। आरटीओ ने 800 स्कूली वाहनों को नोटिस इसके लिए भेज दिया है। वाहनों का ना फिटनेस प्रमाण पत्र है और ना परमिट नोटिस है। यूपी में ब्लड डोनेट करने के बाद किसी भी ब्लड बैंक से ले सकेंगे खून। आपको बता दें कि खून की आवश्यकता वाले रोगियों की जान बचाना अब पूरी तरीके से आसान होता नजर आएगा। प्रदेश के किसी भी ब्लड बैंक में डोनर कार्ड दिखाकर यहां पर ब्लड दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजकीय ब्लड बैंकों में इसकी व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में प्राइवेट और ट्रस्ट के ब्लड बैंकों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। ब्लड लेने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे लेबोरेटरी के चक्कर। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पहल की सराहना की है। तो दान किया गया खून यूपी के किसी भी ब्लड बैंक से लिया जा सकेगा। लेबोरेटरी के यहां पर चक्कर नहीं लोगों को काटने पड़ेंगे, जिससे सुविधा यहां पर लोगों को मिलती नजर आएगी। तो यहां पर ये जो पहल की गई है, इसकी सराहना खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की है। लखनऊ से खबर है, जहां मध्यांचल विद्युत निगम की उपभोक्ताओं से अपील। बारिश के दौरान बिजली पोल से रहे दूर, ये एमबीबीएनएल का कहना है। साथ ही साथ तेज हवाओं से तार टूट जाने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। लोहे की बिजली पोल स्टे वायर से पशुओं को ना बांधा जाए, इसकी भी चेतावनी दे दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है एमबीबीएनएल के द्वारा कि कपड़े सुखाने के लिए लोहे की तार का इस्तेमाल ना किया जाए। घर में अर्थिंग की समस्या तत्काल ठीक करवाएं। तो यहां पर जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश से हादसे में बचने के लिए इस तरीके की अपील की जा रही है। बारिश के दौरान बिजली पोल से दूर रहा जाए, इस तरीके की लोगों को हिदायत दी गई है। तेज हवाओं से तार टूट जाने का भी खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सावधानी बरती जाए। लोहे के बिजली पोल स्टे वायर से पशुओं को ना बांधा जाए। कपड़े सुखाने के लिए लोहे की तार ना बांधे, इस तरीके के अलर्ट भी यहां पर जारी कर दिए गए हैं। यहां पर अपील उपभोक्ताओं से की गई है। लखनऊ से खबर है, जहां बारिश और बिजली से जनहानि का आंकड़ा सामने आया है। यूपी में 24 घंटों के अंदर 34 लोगों की मौत हो गई है। राहत आयुक्त ने की 34 लोगों की मौत की पुष्टि। सीएम योगी का पीड़ित परिजनों के लिए ऐलान भी कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। प्रत्येक को 4 लाख रुपए की सरकारी राहत राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहां पर ऐलान किया गया है पीड़ित परिजनों के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया गया है। 4 लाख रुपए की सरकारी राहत राशि देने का
सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। तो बारिश और बिजली से जनहानि का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। यूपी में 24 घंटे के अंदर 34 लोगों की मौत हो गई है। ये गंभीर बात है और राहत आयुक्त ने 34 लोगों की मौत की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। पीड़ित परिजनों को यहां पर राहत राशि दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी। लखनऊ से खबर है, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। प्रभावित क्षेत्रों के लिए 5-5 सदस्यों की 3-3 टीमें बनेंगी। स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्थाओं को यहां पर दुरुस्त किया जा सकेगा। जल जनित बीमारियों की जो दवाएं हैं उसका भी इंतजाम होगा। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 25 जिले बाढ़ की चपेट में आते हैं। तो यहां पर बाढ़ को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। बुलंदशहर से खबर है, जहां बारिश का पानी निकालने को लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों में मारपीट के दौरान गोली चली। फायरिंग और मारपीट में 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल जांच है इस पूरे मामले की जा रही है। एक पक्ष पर मारपीट और फायरिंग करने का आरोप है। ककोड़ थाना इलाके के हसनपुर बक्सुआ गांव का ये पूरा मामला है। तो यहां पर बवाल देखने को मिला दो पक्षों के बीच में। एक पक्ष पर मारपीट और फायरिंग का यहां पर आरोप लगाया गया है। ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बुलंदशहर, जहां बारिश का पानी निकालने को लेकर ये बवाल हुआ था, ये जानकारी मिल रही है। सीतापुर से खबर है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। थाने के बाहर सिपाही पर हमला किया गया और उसको खदेड़ा गया। वीडियो बनाते दिखे अन्य पुलिस वाले। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अब ये वीडियो आप देखिए, बजरंग दल की गुंडागर्दी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन सवाल निशान यहाँ पुलिस वालों पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि वहां अन्य जो पुलिसकर्मी थे वो वीडियो बनाते नजर आए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि थाने के बाहर सिपाही पर हमला किया गया और उसको खदेड़ दिया गया। वहीं 2 दिनों से जारी बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद इलाके के दौलत नगर गांव में पानी भर चुका है। पानी यहां 4 से 5 फीट तक भरने से लोग कॉलोनी में फंस गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम की तरफ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों को मोटरबोट नाव के जरिए जल भराव वाले गांव से निकाला जा रहा है। कई लोग अपने घरों की छत पर रात बिताने पर भी मजबूर हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कई लोगों ने अपने घरों की छतों पर रात भी बिताई है। हालांकि लोग परेशान हैं और रेस्क्यू अभी भी जारी है। मेरठ से खबर, जहां बीजेपी पार्षद ने आत्मदाह की धमकी दी है। पार्षद पवन चौधरी ने कांवड़ शिविर बंद कर दिया है। प्रशासन पर लापरवाही के संगीन आरोप यहां पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कमिश्नरी कार्यालय पर आत्मदाह करने की धमकी दी गई। हासिमपुर चौकी के पास लगाया था कांवड़ शिविर। पार्षद ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़ी जानकारी है, जहां पार्षद ने आत्मदाह की धमकी दी है।